भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक में अपना विशेष योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में आज हम विशेष रूप से पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, इसके तथ्यों को। और हम इसलिए जानेंगे कि आने वाले आगामी समय में उत्तर प्रदेश में तमाम वैकेंसियां आने वाली हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, मंडी परिषद, यूपी पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द ही दो तीन सप्ताह में जारी होने वाला है। साथ ही यूपी पीसीएस की जो वैकेंसी की जो एग्ज़ाम है 14 मई को है, और आने वाले समय में यूपी पेट से संबंधित तमाम ऐसे परीक्षाएं आयोग द्वारा आयोजित कराई जाएंगी, जिसमें यूपी के लगभग 20 से लेकर 10 तक आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे में हम एक यूपी स्पेशल सीरीज चला रहे हैं दीप जीएस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपको उन सभी तथ्यों और जानकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम इस पूरे वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, जिसमें आपकी कोई भी परीक्षा हो उससे संबंधित, उत्तर प्रदेश की कोई भी विशेष से संबंधित कोई भी प्रश्न आ रहे हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश से हम जुड़ते हैं तो पहले इससे उत्तर प्रदेश नाम से ही जुड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश नाम का जो है नामकरण हुआ, इसका एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। तो अगर हम 1836 में बात करें, 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। तत्पश्चात फरवरी 1877 में पुनः एक बार राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार किया गया, जिसमें तमाम परिवर्तन किए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत, उसको उसी रूप में स्वीकार किया गया। तो 1877 में पुनः इसका नाम जो था उत्तर पश्चिम प्रांत। इसी क्रम में 1902 में पुनः प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार किए गए, परिवर्तन किए गए, और इसका नाम रखा गया आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। तत्पश्चात 1937 को पुनः प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार किया गया और इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। 1937 से 1947 यानी 1950 तक संयुक्त प्रांत नाम से ही हमारे उत्तर प्रदेश को जाना जा रहा था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। तो आपसे कभी कभी ये प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि आपको ये सामने विकल्प दे देगा कि आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इस प्रकार से विकल्प दे देगा, और आपसे ये पूछेगा कि 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, या फिर 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम था क्या था, 1977 में क्या था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बन सकता है, और इसीलिए 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो राज्य की स्थापना होती है, इसी संबंध में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर प्रदेश दिवस। इसकी शुरुआत जो की गई थी 2018 से की गई थी। 2018 से शुरुआत किया गया और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये तो हो गया हमारे नामकरण से संबंधित। और अगर हम ये देखें कि इसकी राज्य की जो राजधानी थी, कब कब परिवर्तन हुआ और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से सन में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी।
तो अगर हम बात करें 1836 की, जहां से हम शुरुआत किए थे उत्तर पश्चिमी प्रांत की, तो अगर हम 1836 की बात करें तो इसकी राजधानी आगरा थी, आगरा। तत्पश्चात 1858 में जब सैनिक विद्रोह और मंगल पांडे वाला जो विद्रोह हुआ था 1857 में, तो आप ये देखेंगे तमाम प्रशासनिक सुधार किए गए, राजनीतिक सुधार किए गए 1857 वाला। तो आप ये देखेंगे तत्पश्चात परिवर्तन करने के बाद, तमाम राजनीतिक सुधार करने के लिए जब उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश की राजधानी को भी परिवर्तन किया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो पड़ा इलाहाबाद पड़ा। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 1902 में, नहीं 1921 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आंशिक रूप से लखनऊ बना दिया गया। उसके बाद 1935 में इसको पूर्ण रूप से लखनऊ घोषित कर दिया गया राजधानी, और 1935 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही चल रही है। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य के गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो ये आप क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, आंसर नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम भारत की बात करें तो 32,87,000 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे भारत की क्षेत्रफल है, भारत का। लेकिन अगर आप यूपी की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर का 7.33% यूपी का क्षेत्रफल है, जिसको अगर आप वर्ग किलोमीटर में निकालेंगे तो ये वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। लेकिन कभी कभी आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का उत्तर प्रदेश राज्य कौन से क्रम में है, कौन से स्थान पे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आप इसमें चर्चा करेंगे तो पहले नंबर पे आता है राजस्थान। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है राजस्थान है। दूसरे नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे आएगा आपका महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आपका आएगा यूपी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य पहले नंबर पे है, भारत का कौन सा राज्य पहले नंबर पे है और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तो हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से समझ लिया, जान लिया। और अगर आप राज्य के विभाजन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को, राज्य का जो विभाजन होता है
9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को विभाजित कर 13 जिलों को अलग कर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो ये आपका तो हो गया ये राज्य विभाजन से संबंधित। उसके बाद अगर आप राज्य की भाषा की बात करेंगे तो राज्य की राजकीय भाषा जो है 1947 में हिंदी घोषित हुआ राजकीय भाषा। उसके बाद द्वितीय राजकीय भाषा 1989 में उर्दू बना दिया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालय में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात करें तो मैं भू अवस्थिति उत्तर प्रदेश की जब भू अवस्थिति आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें तो आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की कौन सी सीमा किस राज्य या फिर किस देश के साथ लग रही है। लेकिन हालांकि हमें जल्दी सिलेबस को कवर करना है जिससे आपको उन फैक्ट को ज़्यादा पढ़ा दिया जाए जो क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम ये देखें कि उत्तर प्रदेश का जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, अक्सर आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वो है नेपाल। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश का 560 किलोमीटर का सीमा लगता है। और अक्सर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी कि कौन कौन से जिले जो है उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप पहले नंबर पर लिख सकते हैं महाराजगंज। दूसरे पे आप लिख सकते हैं सिद्धार्थनगर। तीसरे पे लिख सकते हैं बलरामपुर। चौथे पे लिख सकते हैं श्रावस्ती। पांचवें पे लिख सकते हैं बहराइच। छठे पे लिख सकते हैं लखीमपुर खीरी। सातवें पे लिख सकते हैं पीलीभीत। लेकिन अक्सर परीक्षा में विद्यार्थी भूल जाते हैं कि कौन सा जिला टच करता है नेपाल से। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। तो ये नॉर्मल एक ट्रिक होता है जो नॉर्मल बच्चे याद कर लेते हैं। तो अगर महाराजा से बात करते तो महाराजगंज आप ये देख सकते हैं। सिद्धार्थ से बात करेंगे तो सिद्धार्थनगर। बलराम से हो गया आपका बलरामपुर।
आप देखेंगे सस्ती का जो उच्चारण, श्रावस्ती का जो उच्चारण करेंगे तो लास्ट में अस्ती आ रहा है, अस्ती अस्ती आ रहा है, तो सस्ती से श्रावस्ती हो गया। ये देखिए इलायची, इलायची में आपका बहराइच आ रहा है, राइच। और खीर में आपका लखीमपुर खीरी आ रहा है, और पिलाई में आपका आ रहा है पीलीभीत। तो आप तो इस क्रम में इसको याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो इसके ट्रिक को भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रतीक है, जो राज चिन्ह है, उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, उसके वैज्ञानिक नाम को कैसे जानेंगे। ठीक, अगर हम उत्तर प्रदेश प्रतीक और चिन्हों की बात कर रहे हैं तो इसमें पहले आता है राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके, कि जो राजकीय चिन्ह आप देख रहे हैं उसमें आपको दिखेगा कि एक वृत्त है, और वृत्त में आप देख रहे हैं कि दो मछली हैं, और दो मछली के साथ एक तीर धनुष है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अगर कहीं पे भी आप इस चिन्ह को देख लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि उसका संबंध हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से है। इसके साथ ही हम इसमें देखेंगे कि राजकीय पशु क्या है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु में आप लिखेंगे बारहसिंगा। आप राजकीय पशु में लिखेंगे बारहसिंगा, बारहसिंगा। और आप इसमें आप देखेंगे कि इसको इंग्लिश में स्टैम्प डियर कहा जाता है, स्टैम्प डियर। अक्सर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है रूसेवस डुएसली, रूसेवस डुएसली, ये आपका वैज्ञानिक नाम है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसा बारहसिंगा दिखता है। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो कैसा दिखता है, आप स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कभी कभी जो छोटे एग्जाम होते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं, वो अक्सर फिगर दे देता है, चित्र दे देता है, और ये पूछता है कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं वो किस राज्य का राजकीय पशु है। तो आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, जिसको स्टैम्प डियर इंग्लिश में कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है रूसेवस डुएसली। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप राजकीय पक्षी की बात करें, राजकीय अगर पक्षी की आप बात करते हैं तो सारस या क्रेन, जिसको सारस कहते हैं या क्रेन कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी वैज्ञानिक नाम का बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रूस एंटिगोन। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रूस एंटिगोन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सारस कैसा दिखता है, इसकी बनावट कैसी है, क्योंकि आप चित्र में आप ये देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार से आपको पहचान करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कभी कभी आप प्रश्न में आपको चित्र दे देगा और पूछेगा आपसे कि ये पक्षी किस राज्य का राजकीय पक्षी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। साथ ही एक और आप इसमें आप फैक्ट आप नोट कर लेंगे, राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प। तो जो राजकीय पुष्प है उसको पलाश या ढाक या टेसु कहते हैं। आप फिगर पे देख सकते हैं, पलाश उसको बोलते हैं। कितने लोग देखे भी होंगे इस पुष्प को, ढेकू बोलते हैं, पलाश बोलते हैं, ढेकू बोलते हैं, टेसु बोलते हैं, ढाक बोलते हैं, और टेसु बोलते हैं। अब फिगर पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का कौन सा रंग है, कैसी इसकी बनावट है और कैसे है। और इसका जो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। कभी कभी इसको अंग्रेजी वर्जन में
पूछ लेता है इसका। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, इंग्लिश में आप नोट कर लेंगे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। और अगर इसका वैज्ञानिक नाम देखेंगे, वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम देखेंगे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये आपका वैज्ञानिक नाम हो गया। इसके बाद अगर आप राजकीय वृक्ष की बात करेंगे, राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो जिसे हम अशोक या सीता अशोक कहते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि राजकीय वृक्ष कैसा दिखता है, और ये वृक्ष आपके घर के अगल बगल गांव में जरूर आप देखने को आपको मिला होगा। इसका वैज्ञानिक नाम जो है शराका अशोका है, वैज्ञानिक नाम शराका अशोका, शराका अशोका है। और जो राजकीय वृक्ष है इसे 4 जनवरी 2011 से स्वीकार किया गया था। 4 जनवरी 2011 से राजकीय वृक्ष के रूप में अशोक को स्वीकार किया गया था। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजकीय वृक्ष जो अशोक है, उत्तर प्रदेश शासन ने, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, सरकार ने कब इसको स्वीकार किया था? तो राजकीय वृक्ष जो है अशोक जो है 4 जनवरी 2011 को उत्तर प्रदेश द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। और अगर आपसे ये पूछा जाता है, अक्सर आप किसी बुक या फिर किसी क्लासेस में आप नहीं नोट डाउन कर पाए होंगे या फिर नहीं पढ़ पाए होंगे कि अब तक इतना ही लोग फैक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन राजकीय मछली के बारे में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में बन सकता है। तो राजकीय जो मछली है, आप अपने तालाब या पोखरे नदी में देखे होंगे, तो राजकीय मछली जो है मोय या फिर चीतल, इसको चीतल बोला जाता है, लेकिन गांव वगैरह में जो तालाब और पोखरे हैं उसमें इसको चीतल बोला जाता है। आप फिगर पे देख सकते हैं किस प्रकार से बनावट है। गंगा नदी वगैरह में पाया जाता है, यमुना नदी में पाया जाता है। और आप इसकी मत्स्य पालन में इसकी आसानी से इसकी मत्स्य पालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है इसका। और इसका वैज्ञानिक नाम है चिताला, मोय है, चीतला है इसका नाम, और वैज्ञानिक नाम जो है इसका चिताला है। तो ये संबंधित जो उत्तर प्रदेश से जो आपको जानकारियां आपको मिल रही है, राजकीय चिन्ह और प्रतीक मिल रहा है। और अगर राजकीय खेल की बात करें, इसमें और आप फैक्ट ऐड कर लेंगे। अगर राजकीय खेल की बात करेंगे तो राजकीय खेल हमारा हॉकी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी। तो ये हम इस पहले वीडियो में, पहले सीरीज में आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थोड़ी सी जानकारी, आपको नामकरण, राजधानी, प्रतीक और चिन्ह आपको बारे में बताएं। अगली वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगली क्लासेस में आप बने रहिए। और ये 5-6 क्लासेस जो आपका बेसिक चलेगा, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे आएंगे। और उसके बाद ये सारे क्लासेस खत्म होने के बाद, लगभग 25 से 20 क्लासेस खत्म होने के बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। अब दीप जीएस फाउंडेशन के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस उत्तर प्रदेश की जानकारी आप सभी लोगों को शेयर करें, जिससे आने वाले परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को अच्छा लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।